हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो भाई आगे बढ़ाते हैं अपनी सीरीज को। जैसा कि हमने लास्ट सेशन में बात किया था, दिस इज एग्जाम अप्रोच सीरीज। इसमें हम कंप्लीट प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे एसएससी का, ठीक है। और उसमें हम मेन बात क्या डिस्कस कर रहे होंगे कि डिटेल एनालिसिस रहेगा। मतलब हर क्वेश्चन तो देखेंगे, मगर जिस क्वेश्चन को कम स्टूडेंट्स ने सही किया, क्या वहां पर दिक्कत रही, टाइम ज्यादा क्यों लगा, स्टूडेंट का माइंडसेट क्या रहना चाहिए, सवाल को कब स्किप करना है, वो सारी चीजें देखेंगे। बाकी एग्जामिनर आज की डेट में किस तरीके से बच्चों के साथ खेलता है वो भी देखेंगे। तो इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल 2022 मेंस का पूरा पेपर, जो कि 7 मार्च 2023 को हुआ था। ये डर मैं निकालना चाह रहा हूं आपके दिमाग से कि यार मेंस है तो पता नहीं कितना मुश्किल होगा, कितनी बार मेंस आसान आ जाता है। तो प्री प्लान उसमें मत जाओ कि पेपर बहुत टफ ही आने वाला है। बेसिक्स पर अगर आप काम करोगे सब चीजें हो जाएंगी। तो जो भी स्टूडेंट्स फ्रेशर हैं वो अगर इस सेशन को देख रहे हैं, है ना, कोर्स आपने कहीं से भी परचेज कर लिया, तो आप एसएससी की किरण की किताब खरीद सकते हैं, जिसमें टीसीएस के पीवाईक्यूज हैं। देखो जो भी आप किताब खरीदो, मेन बात है उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होने चाहिए। इधर उधर और कोई किताब लेने की जरूरत है जिसमें मतलब कि जैसे आर एस अग्रवाल वगैरह वो ना फॉलो करके वो करो जिसमें जिस एग्जाम की आप तैयारी करो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और मेन बात यह है कि यहाँ पर टाइप वाइज क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि मैं आपको क्लास में करवा रहा होता हूँ, ठीक है। आइए तो आ जाते हैं अब सवालों पर। अब सवाल देखते हुए चलना, लेवल देखते हुए चलना। मैंने आपको क्या बताया, कई बार क्या होगा कि स्टार्टिंग में मुश्किल सवाल आ जाएंगे, तो बी रेडी कि यार आगे इजी होंगे, घबराना नहीं। और कभी अगर स्टार्टिंग में इजी चल रहे हैं तो बीच में एक दो सवाल थोड़ा सा अटकाने के लिए आ सकता है। चलिए सवाल क्या कह रहा है, अगर एक 4 डिजिट नंबर है 463y, वो डिविजिबल है 7 से, तो बताइए y की वैल्यू क्या है। सीधी बात है, कोई 7 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं, सीधे डिवाइड करो। 7 6 42, बचा आपका 4, 43 42, फिर बचा आपका 1 1y 7 से कट रहा है तो 14 कटता है, खत्म हो गया तुरंत। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 11। 11 का डिविजिबिलिटी रूल देख लो, तो 1 + 3 4 5 5 5 10, यहाँ पर 4 4 8 + 2 10। अरे यानी इवन डिजिट्स का सम, ऑड डिजिट्स का सम, उनका डिफरेंस 0 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। 0 हो रहा है क्योंकि हम उस एग्जाम को दे रहे जिसमें एक ही ऑप्शन सही होता है, तो बाकी ऑप्शन चेक क्यों करें। आगे, इफ x बराबर √64 + √121, सबके परफेक्ट रूट निकल जाएंगे। एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है, 64 का रूट आ गया 8, 121 का 11, 11 और 8 हो गया 19, 19 में से 13 गया तो आ गया 6। एक ऑप्शन वो 6 दे सकता था, बाई चांस नहीं दिया, क्योंकि कई बार क्या होगा 6 देगा, आप उसे ऑप्शन में देखोगे गलत टिक हो जाएगा। देखो क्या पूछ रहा है, इजी क्वेश्चन में एक बार देख लो, हड़बड़ी में गड़बड़ी ना हो जाए। एक्स स्क्वायर नहीं 36, लग रहा है क्या ये मेंस का पेपर है। ऐसे ही रहता है, मिक्सअप रहेगा। 0.7 इंटू सीधे दिख रहा है a³ + b³ अपॉन a² + b² - ab। क्या आंसर आएगा, a + b, हाँ या ना। तो a + b यानी 1 आ गया। मैं मान के चल रहा हूं आपने सिलेबस कर लिया है। द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर दैट गिव्स द सेम रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइडेड बाई 3 5 एंड 9। इसमें सवाल दो तरीके से आता है। पहला, मेरे को नंबर निकालने की जरूरत कब पड़ती, ध्यान से सुनना मेरी बातों को, मैं केवल आपको क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, और इसी सवाल में कैसी वैरायटी आ रही है वो भी साथ में बता रहा हूं। कि भाई ऐसे सवाल आएगा कि बताइए उस 3 डिजिट नंबर का या लार्जेस्ट 3 डिजिट के नंबर का सम बताओ, सभी डिजिट का सम बताओ। लेट अस सपोज इसका आंसर ये है, तो 9 और 9 18, 18 और 2 20, यानी डिजिट का सम कितना 2 या 20। जैसे 20 आ रहा है तो डिजिट का सम 20 भी कह सकता है वो। तो वो निकालना पड़ेगा, इस केस में आपको नंबर निकालना पड़ेगा फिर डिजिट का सम। यहां ऑप्शन से नहीं हो सकता है, लेकिन यहां पर तो उसने आपको नंबर्स दे दिए कि भाई इनमें से कोई आंसर है, तो यहां पर चेक करना इज बेटर। अदरवाइज एलसीएम लोगे, फिर डिवाइड करोगे, फिर जाके आप सॉल्व करोगे। यहां पर देखो स्पेशल नंबर कौन सा रहता है, 5। 5 हो गया, कि जिसका डिविजिबिलिटी रूल पता है वो, तो 5 से आप तुरंत कर सकते हो। ऑप्शंस को देखो, कोई 3 डिजिट का नंबर बड़े से बड़ा जिसे 3 5 और 9 से डिवाइड करने पे 2 रिमाइंडर है, तो जो भी नंबर 5 से डिवाइड होगा उसकी यूनिट डिजिट ये होगी, रिमाइंडर 2 आना चाहिए, यानी कि हमारी यूनिट डिजिट या तो 2 होगी या फिर 7 होगी। देखो 2 है, 7 कहीं है ही नहीं, तो पक्का यही करेक्ट है। एक और 2 होता तो हम फिर देख लेते डिवाइड करके, 2 माइनस करते 990 आ जाता, फिर देखते वो 3 से हो रहा है या 9 से हो रहा है। लेट अस सपोज एक ऑप्शन हो गया 982, तो 2 हटाया 980 आ गया। क्या 980 3 से डिवाइड होता है, बिल्कुल नहीं हो रहा है, खत्म। ठीक, आगे, इफ 20% ऑफ a + b इज इक्वल टू, सीधी बात है काटा पीटी कर दो, ठीक है। उसके बाद CND लगाना है, लगाओ, कंपोनेंट डिविडेंड। अदरवाइज सीधे देखो, परसेंटेज से परसेंटेज गया, 0 से 0 गया,
अब a को एक तरफ करना है, b को एक तरफ, है ना। तो 2a यहाँ पर 3a, तो a को एक तरफ ले गए तो आ गया आपका a, ये आ गया माइनस का 3b, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा प्लस का 3b और ये 2a, तो ये हो गया आपका टोटल 5 2b और ये 3b, 5b टोटल हो गया। अब क्या कह रहा है, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ b इज इक्वल टू a। ध्यान से समझो, अब एग्जाम में क्या होगा, प्रेशर में हम इसको थोड़ा सा समझने में गड़बड़ी कर सकते हैं, है ना। का 30% का कितना प्रतिशत a के बराबर है ना, हिंदी में थोड़ा यहाँ पे कॉमा डाल के b का कितना प्रतिशत a के बराबर है। यहां पर अगर आपसे वो सीधे पूछे कि a b का कितना परसेंट है, तो जिस का की बात होती है वो नीचे आ जाता है। तो a की वैल्यू कितनी है 5, b की वैल्यू कितनी है 1, तो a b का कितना परसेंट है, उसी को उसने घुमा के लिख दिया, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ b इज इक्वल टू a, यानी मैं कहूं x परसेंटेज ऑफ b a के बराबर है। अगर क्लिक नहीं करता है, अदरवाइज तो सीधे है 5/1 इंटू में 500%। एग्जाम प्रेशर में नहीं क्लिक किया तो हम समझ गए यार b का कुछ x% a के बराबर है, तो सीधे लिखो x% मतलब x/100, b कितना है आपका 1, a कितना है 5, तो खत्म, x की वैल्यू 500 आ गई। तो इसलिए बेसिक पर भी आने की जरूरत एग्जाम में पड़ जाती है। ठीक है भाई, आगे आ जाओ, क्या कह रहा है अब सवाल, कह रहा है रजनीश जो है इसने बोरो किए हैं 1500 रुपए एक बैंक से और रीपे किया इस एंटायर अमाउंट को विद इंटरेस्ट इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। कैसे हैं, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बीइंग पेड अ ईयर आफ्टर रजनीश borrowed from the bank if the rate of interest was 40% per annum compounded annually। CI का इंस्टॉलमेंट वाला सवाल हो गया। तो बताइए प्रत्येक इंस्टॉलमेंट की धनराशि कितनी है, कैसे करोगे, सीधे रेट को पकड़ो, रेट कितना है 40%, 40% का मतलब 4/10, काटना है तो इसे आपने लिख दिया 2/5, यानी कि 5 विल बिकम 7 इन 1 ईयर। कितने इंस्टॉलमेंट है, 2, 5 का स्क्वायर 25, 25 अगर उधार लिया होता तो 49 रुपीज एज इंस्टॉलमेंट देता। अब ये होता है इंस्टॉलमेंट, ये होता है अमाउंट, है ना। तो ये इंस्टॉलमेंट सेम होनी चाहिए क्योंकि इक्वल इंस्टॉलमेंट है, नहीं इसको आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाँ या ना। इसका मतलब 35 + 25, यानी अगर उसने 60 रुपीज उधार लिए थे तो 49 के 2 इंस्टॉलमेंट दे देगा। यहाँ पर एक और सवाल आता है, 49 + 49 कितना हो गया 98। वो ये भी पूछता है बताइए इस प्रोसेस में उसने कितना इंटरेस्ट पे किया, तो वो इसका डिफरेंस हो जाता है। कई बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं। फिर इंस्टॉलमेंट ये रहा, ये है इंस्टॉलमेंट, ये है टोटल अमाउंट, ये है प्रिंसिपल और डिफरेंस इज कंपाउंड इंटरेस्ट। उसने क्या पूछ रखा है आपसे, इंस्टॉलमेंट। ये 1500 किसकी वैल्यू दी है, ये 1560 रेशियो की वैल्यू दी है, हमें वैल्यू 49 की निकालनी है, ये हो गया इंस्टॉलमेंट। अगर डिफरेंस यानी 38 की निकालोगे तो वो CI हो जाएगा, 0 से गया ये 0, 6 से कितनी बार जाएगा, 6 दूनी 12 और 30, ये हो गया 25, 25 इंटू में 49। ठीक है, ऑप्शन से इन दोनों ऑप्शन में हम अटक जाएंगे। तो अब सॉल्व, अब देखो क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन कम है तो हम कैलकुलेशन कर जाएंगे। अगर बाई चांस ऐसा होता लंबी कैलकुलेशन होती है, यहाँ होता 3725 इंटू 49, तो क्योंकि यहाँ 25 है, 0 आ नहीं रहा है, तो हमारा ये या तो ये आंसर होगा, ये दोनों हो नहीं सकते। फिर हम 7 का डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। अभी छोटी कैलकुलेशन है, 25 इंटू में 9 इज 225 और 25 4 ज़ा 100, 100 + 22 इज 122, ये करेक्ट है। अदरवाइज 7 का डिविजिबिलिटी हो सकता है केवल यही हो, ये नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको बताया कि यूनिट डिजिट प्लस फैक्टर को यूज करो, डिजिट सम की उतनी आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक, आगे बढ़िए, क्या कह रहा है, अ सम ट्रिपल्स इटसेल्फ इन 9 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट। तो बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ताकि गलती ना हो, बिल्कुल बेसिक से पकड़ लो। कहना ये चाह रहा है अगर 1 रुपये इन्वेस्ट करोगे तो वो 3 हो जाते हैं 9 साल में, तो ये प्रिंसिपल है, अमाउंट है, तो इसका मतलब इंटरेस्ट कितना है 2। कई बार वो कह देता है, अब बच्चे इसकी ट्रिक रट लेते हैं कोई, तो फिर गलती क्या हो जाती है, वो कह देगा इंटरेस्ट ऑफ या इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट बिकम्स ट्रिपल ऑफ द प्रिंसिपल, मतलब किसी भी धनराशि पर जो ब्याज मिलती है वो 3 गुना है, तो उसको पकड़ना है, केवल थ्राइस समझ के आपको कोई ट्रिक नहीं लगानी है। इंटरेस्ट कितना है 2, तो ऐसा ही बराबर प्रिंसिपल इनटू में रेट पता करना है, टाइम इज 9 ईयर्स डिवाइडेड बाई 100, तो कितना हो गया 200/9। तो या तो आपको क्लिक कर जाए कि यार 100/9, 100/9 कितना होता है 11 सही 1/9, तो ये 200 है, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 22 सही 2/9। और मैंने ये बताया ये कोई बड़ी चीज नहीं होती, डिवाइड कर ही जाओ, 9 दूनी 18, फिर 20, 9 दूनी 18, 2 बच गया, तो
तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है। मैं कहूँ नहीं ऐसे ही समझना है, नहीं, एग्जाम में फिर वही बात रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप प्रीवियस ईयर के मॉक्स लगा रहे होगे, आपने एक आधी प्रीवियस ईयर या आपने कोई एग्जाम दिया होगा तो पता चल गया होगा कि एग्जाम में बेसिक ही याद आते हैं। ये सारी चीजें भी अभी बताना आसान है कि 100/9 11 से 1/9 हो जाता है, बट वहां दिक्कत हो जाती है। तो मैंने कहा भाई कोई दैट विल नॉट मेक मच डिफरेंस, आ जाइए। क्या लग रहा है अभी तक ये मेंस का पेपर बहुत हलवाई तो लग रहा है? 30 सवाल होने वाले हैं, 8वें 9वें पर हम आ चुके हैं, यानी एक आधी सवाल थोड़ी सी परेशानी बीच में देने की कोशिश करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, चलते चलो। एट अ क्लियरेंस सेल एक शॉपकीपर 45% का डिस्काउंट देता है, कस्टमर ने 330 रुपए पे किए, तो बताइए एमपी कितना है। मान लो एमपी x रुपए है, 45% डिस्काउंट है, यानी 55% में वो चीज बेची गई। इसकी वैल्यू आपको दी हुई है 330। 11 से कटाइए 5 बार, 11 से गया ये 3 बार 0 और 5 से गया ये 6 बार, 6 इंटू में 100 600। ठीक, नेक्स्ट क्या कह रहा है भाई? कह रहा है इफ 2 LED टीवीज एंड 1 मोबाइल फोन कॉस्ट इतना, जबकि 2 मोबाइल फोन और 1 LED टीवी की कॉस्ट इतनी है। तुरंत मैंने आपको स्पेशल केस बताया नहीं बताया कि जब हमारे कोफिशिएंट इंटरचेंज हो जाए, जैसे यहां अगर आप इक्वेशन बनाओगे तो 2 टीवी प्लस मोबाइल फोन इज इक्वल टू कितना है 31,000, और वहीं पर वो कह रहा है 1 टीवी और 2 मोबाइल फोन बराबर 35,000। तो ये एक स्पेशल केस हो जाता है। यहां या तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि चलो यहां पर आपको मोबाइल की वैल्यू निकालनी है तो आप टीवी को हटा दो। कैसे? इसको डबल कर दो नीचे वाली इक्वेशन को और फिर कर दो। जब बड़ी, अब इसी, ये तो इजी था, कल को ऐसे भी सवाल आएंगे 33T प्लस 47M इज इक्वल टू कुछ, फिर 47 टीवी प्लस 33, ऐसे पूछे गए सवाल है। तो ऐसे केस में जब मल्टीप्लाई कर जाओगे तो लंबा हो जाएगा सवाल। उस केस में क्या करना, दोनों इक्वेशन को जोड़ोगे, तो दोनों इक्वेशन को जोड़ोगे 40 50 60 70 80, तो 80 ही टी हो जाएगा, 80 ही एम हो जाएगा, 80 कॉमन हो जाएगा, टी प्लस एम इज इक्वल टू समथिंग। 80 से ये वैल्यू 99% कट जाती है। ऐसे ही आप निकालोगे दोनों इक्वेशन को माइनस करके टी माइनस एम। अब जो पूछेगा, ये पूछता है तो जोड़ के आधा कर दो, ये पूछता है तो सब्ट्रैक्ट करके आधा कर दो। रिवीजन करवा रहा हूं कंसेप्ट के लिए, तो क्लासेस में बताया हुआ है। जो बच्चे फ्रेशर हैं उन्हें लग रहा है हमने कुछ पढ़ लिया है, क्लासेस को देख रहे हैं, है ना, ये क्लास देखना चाहते हैं पेड क्लासेस, तो वो आपको नीचे दिख रहा होगा, दीक्षित सर ऐप पे है, लिंक आपको मिल जाएगा। ये छोटी वैल्यूज थी तो यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड लगा सकते थे कि यार टीवी को सेम कर लो, तो नीचे वाली क्वेश्चन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 35,000 का डबल 70,000 हो गया। ये छोटा था इसलिए ऐसे भी हो जाएगा। माइनस करोगे, बड़े में से छोटा माइनस कर दो, 70 में से ये गया तो कितना आ गया, ये आ गया आपका 40 और 20, ये आ गया आपका 9,000 हो गया, तो 40 हो गया और बचा आपका 50 60 70 39, ये आ जाएगा आपका 3M, तो M की वैल्यू आ गई 13,000। ठीक है, अभी तक कोई ज़्यादा चैलेंजिंग सवाल तो मिला नहीं, शायद एक आया था, पता नहीं। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ राइस कॉस्टिंग इतने रुपए पर केजी बी मिक्सड विद 24 kg ऑफ राइस कॉस्टिंग इतने पर केजी। मिक्सचर एलिगेशन का है, 2 क्वालिटी के राइस को मिलाया जा रहा है, उनका प्राइस कितना कितना है, एक का प्राइस है 60, गलती से यहां 24 लिख जाओगे, क्या ये प्राइस है? नहीं, क्वांटिटी है। तो प्राइस कितना है यहां पर 42, इन दोनों को मिलाओ और ऐसा होना। अब ये क्या है सीपी, ये क्या है सीपी, तो यहां बीच में क्या आता है, एलिगेशन पढ़ाया हुआ है, सीपी आता है। ये कह रहा है कि भाई 12% का फायदा होना चाहिए इतने पर बेचने पर, तो 56 कितने रेशियो की वैल्यू है 112 की, बतानी कितने की है 100 की, तो ये क्या आ गया सीपी आ गया मिक्सचर का, तो वो यहां आ जाएगा बीच में। 56 से गया 2 बार, 2 से गया 50 बार, तो बीच में आ गया 50। तो बड़ा माइनस छोटा कितना 8, बड़ा माइनस छोटा कितना 10। अब उसने कहा था ये मान लो x kg है, ये कितनी है, ये है 24, सॉल्व कर जाओ, बता रखा है। तो यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 8 इंटू में 24 डिवाइडेड बाई 10। कोई दिक्कत नहीं है, तो 24 8 जा, ये हो गया आपका 192, 192 बाई 10 19.2 आंसर हो जाएगा। ये रहा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट। ए स्टार्ट करता है एक बिजनेस को 75,000 के साथ, बी ज्वाइन करता है उसे 5 महीने के बाद विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 80,000। 1 साल के बाद का प्रॉफिट दे रखा है, ए और बी का शेयर बता दो। बता रखा है अननेसेसरी जीरो को कैरी मत करो, जो कॉमन दिखे उनको हटाओ सीधे, वरना लिखने पड़ेंगे। तो ए ने अपने 75 को इन्वेस्ट किया पूरे 12 महीने
और बी ने अपने 80 को इन्वेस्ट किया कितने महीने, 5 महीने बाद आया था, तो 7 महीने। ठीक है भाई, आज 4 से काट दिया हमने 3 बार और 4 से काट दिया हमने 20 बार, 5 से काट दिया ये 4 बार और 5 से काट दिया ये आपका 15 बार। और कुछ कट रहा है क्या, तो 15 तिया 45 और ये आ गया 7 4 जा 28। इस रेशियो में पैसा इन दोनों के बीच में डिवाइड हो जाएगा। अब उसने कहा है ए और बी का शेयर बता दो, तो केवल हम ए का भी शेयर निकाल लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा ना। तो यानी 408,800 ये कितने रेशियो की वैल्यू है भाई, ये वैल्यू है हमारे 45 + 78, 8 और 5 13, कैरी गया 1, 4 5 6 7, 73 रेशियो की वैल्यू है और बतानी कितने की है, 45। ठीक है, तो या तो मैं सॉल्व ही कर जाऊं, क्या मैं इसे ऑप्शन से कर सकता हूं बताओ, कर तो सकते हैं। एक बार ऐसा करते हैं, देखो हम निकालने को, इस सवाल को करने का मैं आपको मेथड बताऊं, इस सवाल को हम यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं और फैक्टर से भी कर सकते हैं, दोनों समझा रहा हूं। देखो इस सेशन का पर्पस बस ये नहीं सवाल करवा दिए, जैसे मैं करता था एग्जाम में, मैं करूं एग्जाम में, वैसे ही आपको समझाना चाह रहा हूं। मुझे दिखा थोड़ी कैलकुलेशन है, तो या तो मैं डिवाइड करूं, पहले 408,800 को 73 से डिवाइड करूंगा, जो वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि मुझे दिखा यहाँ कैलकुलेशन है, तो मैंने कहा एक बार ए को ही देख लो, ए की सारी वैल्यू अलग अलग है, क्या मैं इसके यूनिट डिजिट को देख के सवाल को सॉल्व कर सकता हूं। तो जो बच्चा इस सेशन को पहली बार देख रहा होगा, मेरे सेशन को, वो क्या सर सबकी यूनिट डिजिट तो 0 है, नहीं, यूनिट डिजिट का मतलब ये होता है आप जीरो को तो हटा दो, सबके जीरो आप हटा दो, जितने जीरो आप हटाना चाहो। हम सबसे पहले तो ये पता करेंगे कि इसमें जीरो कितने हैं, क्या पता करेंगे कि जीरो कितने हैं। तो देखो 2 जीरो तो है ही है, 2 जीरो तो है, तो 2 जीरो तो होंगे ही होंगे, सब में 2 जीरो। क्या एक और जीरो आ सकता है, तो जीरो कैसे आता है बताओ, या तो जीरो दिख जाएगा, नहीं तो 2 × 5 से। कैसे आता है, 2 × 5 से, तो यानी एक 5 तो यहां से आ जाएगा, 5 9 जा 45, फिर यहां पर 9 बच गया, 5 आ गया और 2 यहां से आ जाएगा, तो 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, 2 4 जाए 2 4 जाए। अब एक और जीरो आ गया, यानी हमारा ये 3 में से कोई ऑप्शन होगा। क्या एक और जीरो आएगा, नहीं, एक और जीरो नहीं आएगा। क्यों नहीं आ रहा भाई, क्योंकि 5 और 2 है नहीं, तो तुरंत हमारा ये भी एलिमिनेट हो गया। अब देखो यूनिट डिजिट कंसेप्ट मैंने बताया, 3 कितने जा 4, ऑड नंबर के केस में केवल ऐसा एक ही केस होता है कि तो 3 कितने जा 3 8 जा 24 और 8 9 जा 72, तो 2 वाला ही होगा, ये होगा करेक्ट पहला। दूसरा 45, मैंने स्पेशल नंबर आपको बताया, सबसे स्पेशल हो गया आपका 5, है ना। 5 के बाद ये भी होता है, कभी 25 दिख रहा है, 125 दिख रहा है, ये भी स्पेशल है। 5 मतलब कि आखिरी की जो 2 डिजिट होंगी वो 5 से कटेंगी, सॉरी 1 डिजिट 0 या 5 होगा। 25 मतलब आखिरी की 2 डिजिट 25 से कटेंगी। 125 ये 5 की पावर चल रहा है, 5 की पावर 1 2 3, तो लास्ट की 3 डिजिट, जितनी पावर उतना। बाकी स्पेशल नंबर होते हैं अपने 5 9 11 स्पेशल है, 4 की लास्ट, 4 से 2 लास्ट की डिजिट देख लो, तो ये कुछ स्पेशल नंबर्स है। तो यहाँ मेरे को 9 दिखता है, 9 काफ़ी स्पेशल होता है, तो नंबर हमारा 9 से कटेगा, मतलब डिजिट सम। तो 5 + 2 7 + 2 9, ये कट रहा है, ये तो 7 है, ये 8 2 10 4 14 है ना, फिर ये 5 और 4 9 2 11, 11 9 20 है, तो यही ऑप्शन है ऐसा। बट इस बेटर ये रहेगा कि आप यूनिट डिजिट से जाओ, फिर फैक्टर की जरूरत पड़े तो वो, ये एक कंसेप्ट था। ठीक है, आगे बढ़िए। फाइंड द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ नंबर, ये सवाल एग्जामिनर ने जब दिया, उसका मोटो क्या रहा होगा, उसका पर्पस ये रहा होगा कि बच्चे इस सवाल को देखें और सोचते रहें कि इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होगी। कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, तुरंत लगे, कोई शॉर्ट ट्रिक के पीछे मत भागो। सवाल अगर ये सीरीज में होता, एपी वगैरह होता, तो शायद कुछ होता, या हम जितनी देर में इसकी शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। यहाँ कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, जोड़ो और डिवाइड कर दो। कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 तो संख्याएं हैं, जोड़ो यूनिट डिजिट, 8 और 2 10 6 16 17 17 4 21 23 29 और 35 और 3 38, तो 35 और 3 38, ठीक है। उसके बाद 3 कैरी, 8 और 3 11 20 29 29 38 38 39 40 41 44 44 51 56 और 9 56 और 9 65, कैरी गया आपका 6, 6 और 6 12 15 20 26 35 40 48 52 और 6 58, और डिवाइड करना है आपको 9 से।
तो 9 6 जा 54, अगर देखा जाए तो यही करेक्ट हो जाएगा। बट कहीं ऐसे में हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, तो और आगे देख लेते हैं। फिर आ गया 45, 9 5 जा 45, फिर 9 0 जा 0, फिर पॉइंट आ जाएगा, फिर 80 आएगा, 9 8 जा 72, यही करेक्ट है। तो कुछ नहीं था, लेके बैठे रहने से कुछ सॉल्व नहीं होगा। नेक्स्ट, पी क्यू और आर जो है फिनिश कर सकते हैं किसी एक काम को। पी कर सकता है 5 दिन में, क्यू कर सकता है 10 दिन में, और आर कर सकता है 15 दिनों में। पी एंड क्यू वर्क ऑन फर्स्ट डे, पी एंड आर वर्क ऑन से ऑल्टरनेटिवली वाला केस हो गया। तो पहले तो एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कितना आ गया 30, 5 6 जा 10, 3 जा 15, 2 जा। तो पहले दिन काम कर रहे हैं पी और क्यू, यानी 9 यूनिट काम हो रहा है। उसके बाद काम हो रहा है 3 और 2 5, फिर 9, फिर 5, ऐसे ही चल रहा है ना। फिर पी और क्यू आ गए ऑन थर्ड डे एंड सोन, यानी ये कह रहा है ऑल्टरनेटिवली वाला केस है। तो बताइए कितने दिन में काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो 9 और 5 कितना हो गया 14, 6 3 9 6। अच्छा एक सेकंड, यहां पर आएगा आपका 6 और 2 8, पी क्यू और फिर पी आर है। ठीक है, तो 9 और 8 कितना हो गया 17, यानी 17 यूनिट काम जो है ये आपका 2 दिनों में हो रहा है। इसी को हम साइकिल कहते थे, एक साइकिल। तो 17 से कितनी बार कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, तो एक ही बार हो रहा है। तो एक साइकिल हो गई कंप्लीट, यानी कि 2 दिन तो ये हो गए। और इसमें काम कितना हुआ, इसमें 17 यूनिट काम हो गया। अब बचा कितना है आपका 13 यूनिट बचा है। अब जब 13 यूनिट बचा है, गलती से 13/17 मत करने लगना, वो ऑप्शन भी नहीं है कहीं 17 नीचे। अब जब 13 यूनिट काम बचा हुआ है, लिख देता हूं यहाँ 13 यूनिट काम बचा है। अब मैं इनको कहता हूं, चलो पी और क्यू कह रहा है, पी और क्यू आते हैं 9 यूनिट काम करेंगे। तो 9 यूनिट काम करेंगे, एक दिन लगाएंगे, 9 यूनिट और हो गया। तो 9 यूनिट इसमें से हो गया, तो 4 यूनिट काम बचा। अब ये जो 4 यूनिट काम बचा है, इसे आके पी और आर करेंगे। ठीक है, और वो पी और आर दोनों मिलकर कितना काम करते हैं 8 यूनिट। तो 4/8 ये हमारा आंसर हो गया। इतने दिन हो गए टोटल। तो 2 और 1 3, 3 प्लस आधा, तो 3 प्लस आधा 3.5। 3.5 कहीं ऑप्शन है नहीं। 3.5 का मतलब अगर आप एलसीएम ले लोगे तो 7/2 ये रहा, 3.5 ही लिखा हुआ है। आगे बढ़िए। वर्किंग फॉर 10 आवर्स पर डे, 6 men कैन बिल्ड अ वॉल इन अ सर्टेन नंबर ऑफ डेज। बाय वर्किंग फॉर हाउ मेनी आवर्स या मिनट्स पर डे कैन 12 men बिल्ड द सेम वॉल। लैंग्वेज थोड़ी घुमा दी, और यहां पर थोड़ा सा बेटर लिखना चाहिए था इन हाउ मच टाइम। तो घुमाने के लिए ये दे दिया है कि आवर्स में करना है, मिनट में करना है। बेसिकली वो कहना चाह रहा है आंसर आवर प्लस मिनट में हो सकता है। तो ये सिंपल है कि भाई 10 घंटे काम कर रहे हैं एक दिन में, तो 6 आदमी काम करेंगे, 60 आवर्स में काम हो रहा है। तो 12 आदमी कितने घंटे काम करेंगे x, तो 12 से गया ये, 6 से गया ये 2 बार, 2 से 5, तो ये तो पूरा पूरा कट रहा है। बाई चांस से डेसिमल में आ जाता तो हम देख लेते कि कितने घंटे कितने मिनट है। तो यहाँ आ गया 5 आवर्स। क्लियर। नेक्स्ट, अ गुड्स ट्रेन 350 मीटर लॉन्ग पासेस थ्रू अ टनल, जिसकी लंबाई, टनल की लंबाई है 1250 मीटर, 80 सेकंड में क्रॉस कर देती है। तो बताइए ट्रेन की स्पीड कितनी है। तो जब ट्रेन क्रॉस करती है एक टनल को, तो वो खुद की लंबाई प्लस टनल की लंबाई को क्रॉस कर रही होती है, कवर कर रही होती है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 12 और 3 15 और 1 16, 1600 मीटर कवर हो रहा है। कितनी देर में 80 सेकेंड्स में। तो ये स्पीड आ गई हमारी मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर पर आवर करना है, बड़ा करना है, तो इंटू में 18/5। ठीक है, काटा पीटी करेंगे, 0 से गए 0, 8 से गए आपका 20 बार, और 5 से गए 4 बार। 18 4 जा 72, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अभी तक कोई खास चैलेंजिंग सवाल नहीं मिला। आ जाइए। इफ 2 की पावर x प्लस 3 की पावर y इज इक्वल टू 17, और अब देखो क्या होता है, अगर आपने कहीं से ऐसा कोर्स कर लिया जहां पर ज्यादा मुश्किल सवालों पे जोर दिया गया कि देखो ये है चैलेंजिंग क्वेश्चन, तो काफी हाई प्रोबेबिलिटी कि आप इसे देख के समझोगे यार ये कुछ ज्यादा मुश्किल है। आप ये समझो कि हमें बेसिक पर काम करना। देखो अभी तक, अब ऐसा देखो मेरी बात को समझोगे, मैंने खुद एग्जाम दिया, रैंक लेके आ पाया है ना टॉप 100 में, बट ज्यादा बातें नहीं बनाते, इसलिए होता है कि अरे यार ये सर तो ऐसे ही। बात को ये समझो, अब हम ऐसे ही कहते हैं यार ये ना 2022 का पेपर इजी आ गया था, ये इजी वीजी कुछ नहीं। इजी तो चलो ठीक है, लेवल डेफिनेटली थोड़ा सा कम है, बट एग्जाम का प्रेशर कि यार इसके बाद सिलेक्शन होगा, वो अजीब ही प्रेशर बढ़ा देता है ना। वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल पे ले जाता है कि हाँ प्रेशर हो जाता है, इनमें भी गलतियां होने लगती हैं। जब मुश्किल पढ़ के जाओगे तो आपको लगेगा यार कुछ ऐसा यहाँ पर लग रहा है जो यार मैं मतलब समझ नहीं पा रहा हूँ।
लेकिन अब तक के सवालों में आपको समझ में आ रहा है हाँ यार ये मेंस का ही पेपर है ना, और अभी तक कुछ ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है ही नहीं, यानी बेसिक पर ही ध्यान देना। अगर आप समझोगे कि ये बहुत मुश्किल है तो एग्जाम में बहुत मुश्किल दिखेगा। अब हम तो भाई बेसिक पे ही काम करें, अगर यार होगा तो बेसिक से हो जाएगा, नहीं तो क्या ठीक है छोड़ देंगे। तो हमने कहा यार ये प्लस ये इसका है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था यार, वैल्यूज हैं हमारे पास, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो पहली वैल्यू देखो 2 और 3 थी 9 थे 27, नहीं भाई ये तो हो ही नहीं सकता, यानी पावर 3 वाई की वैल्यू अगर मैं डालूं ये भी नहीं है। अब इस पे आ जाओ, ऐसा हो सकता है कि ये वाला जो है ये दोनों वैल्यूज माइट भी सेटिस्फाई कर दे, तो हमें इस पे जाना पड़ेगा। अब ये देखो 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 और 2 11, ये भी नहीं है। अब 3 नहीं है तो पक्का यही होगा, देखना है देख लो, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 + 9 17, खत्म। ठीक है, अब साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर की वैल्यू गया, तो मैं इसे ओपन करूं, या फिर क्या यहां पर वैल्यू पुटिंग हो सकती है? जब भी साइन कोसेक होता है मैंने कहा थीटा की वैल्यू 45 डाल दो, 45 अगर डालोगे तो जो ये है वही ये हो गया, साइन कॉस कोसेक सेक वैल्यू सेम। साइन थीटा कितना हो गया 1/√2, तो 1/√2 प्लस √2, इसका क्या हो रहा है, इसका स्क्वायर करना है और इसका क्या कर दो ये प्लस ये, यानी ये a प्लस ये 2 है, यानी इसका डबल कर देना। ये इनमें से कौन सी वैल्यू दे रही है और 45 डालना है, बहुत आसान हो जाएगा। तो देखो भाई ये कितना हो गया आपका 1/√2 प्लस √2, ये हो गया आपका 2 + 1 3/√2, 3/√2 का स्क्वायर हो गया आपका 9/2, 9/2 इंटू में 2 यानी 9 होना चाहिए। तो 5 6 7 नहीं 7, ये तो 1 - 1 0 हो गया, 7 1 + 1, तो ये हो सकता है। अगर बाई चांस यही सेम वैल्यू यहां पर हो जाए, मान लो यहां पर दे दे 9 + दिस, तो हम वैल्यू चेंज करेंगे, नहीं तो इसे ओपन करेंगे। तो यहां तो यही बन रहा है क्योंकि ये 5 + 0 हो जाएगा, खत्म। ठीक है, आगे अब यहां पर जाके एक क्वेश्चन आया जो 46% ने करेक्ट किया, टाइम है 1 मिनट 15 सेकंड एवरेज टाइम। देखें भाई सवाल सही है क्या? सवाल अच्छा है, रीजन समझना, इसको एकदम फटाक से खत्म करते हैं। ये सवाल कम रिपीट करता है एग्जामिनर, जनरली वो कौन सा पूछता है, a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू मान लो c, और b cos थीटा प्लस a sin थीटा इज इक्वल टू d। तो हमारा रिजल्ट होता है जनरली वो इस पे खेलता है, a² + b² इज इक्वल टू c² + d²। ये आपको 80% टाइम दिख जाएगा। कभी कभी वो ये पूछ देता है। अब इसमें गलती क्या हो जाती है, जैसे यहां पर क्या है, यहां पर है p², यहां पर वो स्क्वायरिंग करके सॉल्व होता है, वो आपने पढ़ा होगा जहां भी पढ़ा, बट मैं आपको इन शॉर्ट ही बता दे रहा हूं कैसे याद रखना है। अपने आप जब ये अपना केस होगा कॉट और कोसेक का, रीजन समझो, देखो साइन स्क्वायर प्लस थीटा नहीं लिख रहा हूं, प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है, ये आइडेंटिटी होती है। तो इसलिए प्लस के केस में a² + b² इक्वल टू c² + d², ये वाला फॉर्मूला बन जाता है। कॉट कोसेक और अपना क्या बचा टेन और सेक, उस केस में क्या होने लगता है, उस केस में देखो जैसे मैं कहूं 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ये जब यहां पर जाएगा तो यानी माइनस, यानी ये माइनस वाला केस बनता है। इस तरीके से हम सॉल्व कर रहे होते हैं, यानी कोसेक स्क्वायर पहले फिर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 रहता है। तो यही बन रहा होता है, यानी p² - q²। तो अब यहां पर a² और b² का डिफरेंस आएगा, a² - b²। अब गलती ऐसे हो जाती है कि कई बार इसका आंसर ये भी होता है। कैसे आपको आंसर लिखना है वो वाली बात मैं आपको सीधे बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये माइनस वाला बनेगा। ऐसे ही जब आपका होगा आपका सेक और 10, उस केस में भी आपका माइनस वाला बनेगा। आप कैसे याद रखें भाई, ये भी करेक्ट होता है, ये भी करेक्ट होता है। कैसे करेंगे, देखो p² - q², तो p कहां पर है भाई, यहां पर है, p कहां पर है, यहां पर है। यानी इसमें देखो कोसेक पहले आएगा कॉट बाद में आएगा, तभी तो प्लस का रहेगा ना, 1 आपको बनाना होता है। तो यहां पर देखो p वाले केस में कोसेक कहां है, ये रहा, कोसेक बड़ा होगा, यानी कि b² - a² होगा इसका आंसर। अगर यहीं पर मैं कर दूं, बताओ q² - p² क्या होगा, तो q कहां पर है, यहां पर है। तो फिर वही है बनना, आइडेंटिटी क्या होती है, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। तो कोसेक का कोफिशिएंट क्या है, a, यानी a², यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका a² - b²। और देखो यहां पर दोनों ऑप्शन है, एक b - a भी दे दिया, तो करेक्ट आंसर है इसका b² - a², याद रखना, ठीक है। कई बार तो वो ऐसे दे देगा, नहीं तो वो यहाँ पर वैल्यूज डाल के दे देता है 1 2 3 इस तरीके से। तो वहां पर आपको ये रिजल्ट लगाना होता है जो यहाँ पर हमने देखा कि p² - q² बराबर b² - a²। याद रहेगा, अब भूलोगे तो नहीं ना, ठीक है। आगे बढ़िए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ, अब ये भी 55% ने सही किया है।
अब यहाँ पर टाइम बहुत ज़्यादा है, एवरेज टाइम। हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है, इतना मुश्किल तो होगा नहीं। कहाँ पर अटकाया देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर। और समझना कि बच्चे प्रेशर में एग्जाम के, है ना, जब मॉक टेस्ट लगाते हैं उसके प्रेशर में इतनी छोटी सी जगह भी अटक जाते हैं। ठीक, तो कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर। हाइट एंड डिस्टेंस में हमेशा फिगर बनाना इंपॉर्टेंट होता है। एलिवेशन का मतलब किसी नीचे वाली जगह से देखा जा रहा है। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग के ऊपर से जो उन्नयन कोण है ये कितने डिग्री का है? ये 45 डिग्री है। ये कितना? 45 डिग्री। और जिस बिल्डिंग से देखा जा रहा है उसकी ऊंचाई 680 है। ठीक है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी फिर से हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं, किसको? ऑफ द सेम टावर, यानी यही देख रहे हैं पॉइंट। कहां से? तो भाई ऊपर देख रहे हैं, यहां से दिखवा रहा होगा, देखो, फ्रॉम द फुट ऑफ द सेम। यही वो कहता कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ फुट ऑफ द टावर, यानी डिप्रेशन से ये समझो बस नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ। तो डिप्रेशन होता तो अवनमन कोण होता तो ये होता नीचे, यहां से फिर दिखवाता, फिर ये एंगल होता। अभी यहां पर क्या कह रहा है, फिर जब हम यहां पर ऊपर देख रहे हैं तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का है? ये एंगल 60 डिग्री का है। पूछ क्या रहा है वो आपसे? पूछ रहा है व्हाट इज द हाइट ऑफ टावर। ये हाइट पूछ रहा है। तो मान लेते हैं ये देखो ये 680 है तो ये भी 680 होगा। सारे एंगल 190 डिग्री के ही रहेंगे सारे। ठीक है, तो ये हो गया 680 ये। तो ये वाली हाइट को मैं मान लेता हूं x। आप ऐसे भी कर सकते थे कि इस पूरे को x मान लो, तो ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी आपकी? x माइनस 680। सर ये 680 होगी, ये होगी आपकी x माइनस 680। लेकिन फिर वही बात है, यहां पर बस हम x में ये ऐड कर देंगे एंड में। ठीक है, चलो, तो ये हमारा आ गया 680। अब ये अगर x है तो बताओ ये कितना होगा? तो 45 डिग्री है, अपोजिट एंगल्स बराबर है तो अपोजिट साइड बराबर है, ये x। ये ट्रायंगल का काम खत्म, ये एंगल मैंने यूज कर लिया। अब इस ट्रायंगल पर आ गए। अब ये पूरा कितना है आपका? ये पूरा है आपका x प्लस 680। ठीक है, और ये वाली साइड कितनी है? ये x है। अब या तो आप यहां पर साइन वाइन 10 वगैरह लगा दो, अदरवाइज सोचो ये अगर x है, अगर ये x है, ये कितने डिग्री के अपोजिट? 30 के अपोजिट। तो 60 के अपोजिट क्या होगा? बड़ा होगा। √3 के साथ खेलते हैं तो x√3 होगा, यानी ये पूरी जो साइड है दैट विल बी x√3। लेकिन हमें तो ये पता है कि भाई ये जो पूरी साइड है, ये जो पूरी साइड है ये x प्लस √3, इसकी वैल्यू x प्लस 180 है। ये पूरी कितनी है? x प्लस 180। तो दिस इज इक्वल टू x प्लस 180 नहीं 680। ठीक है, अब आप करने के लिए भले ये भी कर सकते थे कि 10 क्या होता है? 1060 हो गया आपका √3। तो √3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, यानी कि x प्लस 680 अपॉन बेस। अरे ये बच्चों वाली चीज हो गई है ना, कि हाँ भाई बात सेम वही आ गई। अब जब x यहाँ पर आके माइनस कर जाएगा तो ये आ जाएगा x ब्रैकेट में √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 680। √3 माइनस 1 को यहाँ पे ले आओ तो ये हो गया √3 माइनस 1। रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा, ऊपर नीचे √3 माइनस 1 के रेसिप्रोकल, यानी 1 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 आ गया। तो यहाँ 340 आ गया। 340 √3 प्लस 1। तो काफी हाई चांस होते हैं कि वो ये ऑप्शन में दे देगा, हम उसको टिक भी कर जाएंगे। गलती क्या हो जाएगी? हम 680 ऐड करना भूल गए। जहाँ लंबा सवाल है देखो कि यार हाँ ये पूछा क्या था, क्या हम वही बता रहे हैं? ये क्या बता दिया हमने? ये तो कुछ नहीं है। तो क्या ये ऑप्शन है? 340 √3 प्लस 1 तो उसने दिया ही नहीं, देता तो और अच्छी बात रहती। इन दोनों में से कोई एक करेक्ट होगा। ठीक, अब देखो, यानी मेरे को 680 में ये वैल्यू जोड़नी है, तो या तो हम कॉमन सेंस के साथ कर जाएं कि यार इसका आंसर ना यही होगा। सोचो क्यों? क्योंकि यार देखो ये अगर मैं इसमें प्लस कर रहा हूं, ये यहां पर नेगेटिव का साइन है ही नहीं, तो नेगेटिव आ कहां से जाएगा? बट मैं ये मानता हूं, आपकी इस बात से भी एग्री करता हूं, वे एग्जाम में ज्यादा दिमाग नहीं भी चल पाता है, तो कोई बात नहीं। 680 प्लस 340 √3 प्लस 1। अब 340 यहां पर कॉमन ले लेंगे तो ये हो गया उसका डबल, 2 प्लस ये आ गया आपका √3 प्लस 1। तो 2 प्लस 1 3, तो 3 प्लस √3। मैं सारी बातें आपको बता रहा हूं, मैं मानता हूं कि हाँ एग्जाम में वैसे नहीं भी कर पाएगा तो क्या दिक्कत है? बेसिक पर भरोसा रखो। आ जाओ, क्या कह रहा है? एक ट्रेपेजियम है ABCD, जहां पर AB और CD जो है आपस में पैरेलल साइड है। तो ये हो गया AB, पूरा लिख देना CD, विद अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर बिटवीन देम, ये 8 है। ऑल्सो AD बराबर BC,
AD बराबर BC बराबर 10, तो ये भी 10 है, ये भी 10 है। ऐसे केस में क्या हो जाता है, ऐसे केस में ये डिस्टेंस इसके बराबर हो जाता है, बहुत बढ़िया हो जाता है। कह रहे AB की लंबाई 15 है जो कि छोटी है DC से। कई बार वहां यहाँ पे वो DC दे देगा तो कोई बात नहीं है, आप इसको 15 इसके मतलब यहाँ पे DC लिख देंगे, उस हिसाब से फिगर को घुमा देंगे ABCD। ये कह रहा भाई ये 15 है, ये 15 है, तो ये भी 15 हो गया, ये वाला डिस्टेंस। और यहां पर आप लगा लोगे ट्रिपलेट, राइट एंगल ट्राइंगल है, 8 10, तो यहां पर क्या हो गया, ये हो गया 4 5 3 यानी 6 हो गया, ये भी 6 हो गया। पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द पेरीमीटर, पेरीमीटर पूछा है, जोड़ दोगे सबको कि 15 और ये हो गया 15 30, 6 और 6 12, 10 और 10 20, सब साइड को जोड़ दिया। कोई ये पूरी साइड निकालना चाहता है, 15 + 12 27, वैसे भी कर सकते हो। तो ये आ गया आपका 2, ये आ गया आपका 3 4 5 6, 62 आ गया, 62। ऑप्शन नंबर सी इसका डन है। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। अब इस सवाल में 32% बच्चे कर पाए और एवरेज टाइम 1 मिनट 15 रहा, 32 कम है। देखें क्या रहा। आ जाइए, पॉलीगन का एंगल वाला सवाल है। इफ वन ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 15/16 टाइम्स ऑफ वन ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर डेकागन। आप समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा है, वो कह रहा है भाई एक डेकागन है, मतलब जिसमें 10 भुजाएं होती हैं। डेका 10 है, किलो 1000, वो वाली बात बताई थी। हिंदी में देखो 10 भुज सीधे कह रहा है, तो कभी लैंग्वेज चेंज करनी है तो राइट से चेंज कर लिया करो एग्जाम में, है ना। हिंदी वाले इंग्लिश में जा सकते हो, इंग्लिश वाले हिंदी में। तो मुझे बताओ, अगर एक रेगुलर पॉलीगन है जिसकी, अभी सब भूल जाओ, जिसकी 10 भुजाएं, आप उसका इंटीरियर एंगल बता सकते हो। तो मैंने हमेशा कहा एक्सटीरियर एंगल से जाओ, तो सभी एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो 10 साइड है, 10 एक्सटीरियर एंगल, तो प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल 36 डिग्री हो गया। तो इंटीरियर एंगल कितना हो गया, 180 में से माइनस कर दो, माइनस किया तो कितना आ गया, ये आ गया आपका 4, तो 7, ये आ गया 4, 144 डिग्री इंटीरियर एंगल है किसका, इसका। तो जो वो पॉलीगन है जिसकी हम एक्स साइड्स मान रहे हैं, उसका इंटीरियर एंगल कितना होगा, इसका 15/16, 16 से गया ये 9 बार, यानी उसका इंटीरियर एंगल कितना है, 15 इंटू में 9, यानी ये हो गया आपका 135 डिग्री। तो बताओ एक ऐसा पॉलीगन जिसका इंटीरियर एंगल 135 डिग्री, उसमें कितनी साइड्स होंगी। फिर से एक्सटीरियर एंगल से जाओ, तो थोड़ा घूमना पड़ रहा है बट ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल इसका कितना हो जाएगा, इसका एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा 5 और 45। तो अगर एक्सटीरियर एंगल 45 है तो कितनी साइड है, सभी एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। तो कितनी साइड्स होंगी इसमें, तो 9 से गया ये 5 बार, 9 से गया ये 4 बार, और 5 से गया ये आपका 2 बार, 4 दूनी 8। क्या 8 है ऑप्शन में, नहीं है। उसने पूछा क्या, देन फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ द पॉलीगन, उसे 8 ऑप्शन देना चाहिए था। तो ये परसेंटेज और कम हो जाता है, क्योंकि ऐसे केस में जो हमारा आंसर आया हम उसे सीधे ऑप्शन में देखें, क्या 8 है, नहीं भाई। क्या याद करो, क्या उसने साइड पूछी थी, अरे वो तो हमने पढ़ा ही नहीं। डायगोनल पूछा था, डायगोनल कितने होते हैं, n इंटू में n-3/2, ये भी मैंने बता रखा है। क्यों, एक बार फटाक से फिर से बता दूंगा। तो n इंटू में n-3/2, 2 से गया 4 बार, 5 चौके 20, खत्म। अच्छा, क्यों होते हैं n इंटू में n-3/2, आप फॉर्मूला भूल जाते हो तो फटाक से समझ लो कि किसी भी वर्टेक्स से, क्या इसको डायगोनल कहोगे, क्या ये डायगोनल है, नहीं। क्या है ये, आपको सर ये तो भुजा है, ये साइड है, इसको हटाओ, ठीक है। ऐसे क्या ये डायगोनल है, नहीं है। क्या ये डायगोनल बनाया मैंने, अरे सर ये तो पॉइंट है। तो यानी मैं ये कह रहा हूं, कोई भी अगर पॉलीगन होगा उसमें आप इस एक बिंदु से कितने बिंदुओं पर, कितने पॉइंट्स पर डायगोनल नहीं ड्रॉ कर सकते हो, तो 1 2 3, कोई भी पॉइंट आप उठा लो। तो यानी कि एक पॉइंट से कितने डायगोनल ड्रॉ हो सकते हैं यानी अगर n वर्टेक्स हैं, n शीट्स हैं, तो n को मल्टीप्लाई कर दो n-3। एक से जितनी भुजाएं हैं, जितनी वर्टेक्स हैं, उससे 3 कम कर दो, तो n से कितना, n इंटू में n-3, एक से कितना n-3, तो n से कितना n-3। लेकिन फिर ये बाई 2 क्यों होता है, बाई 2 इसलिए होता है क्योंकि ये वाला इस पॉइंट से डाला गया डायगोनल है, और इस पॉइंट से भी तो डायगोनल डाला जाएगा, वो ये हो जाएगा। अरे तो हमने एक ही डायगोनल को 2 बार गिन लिया, इसलिए आधा करना पड़ता है। याद रह पाएगा, चलिए आगे बढ़िए। कह रहा PQRS जो है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, P जो है 3 गुना है R का, S जो है 4 टाइम्स है। वैल्यू बता दो, तो फटाक से फिगर ड्रॉ कर लो। सर्कल बनाना है बना लो, नहीं तो ऐसे बना लो। मेन बात है अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री रहेगा। P हमेशा ना, आप थोड़ा ध्यान रखना, इस सीक्वेंस को देखना, कई बार गड़बड़ी कर देता है, PRQS लिख देगा, फिर आपका फिगर ही नहीं बन पाएगा, गलत आंसर आएगा। एक 2 बार उसने कर रखा है ऐसा। तो P जो है 3 गुना है R का,
यानी r अगर x है तो ये हो जाएगा आपका 3x। आगे s इज 4 टाइम्स ऑफ q, तो ये y है तो ये 4y हो गया। इन दोनों का सम कितना है 180 डिग्री है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180/4। ठीक है, तो 4 से कट रहा है, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20। ऐसी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180/4x प्लस y यानी 5y हो गया। तो ये हो गया आपका 5 से डिवाइड कर दो तो 5 से 36 आ गई। अच्छा, उसने पूछा क्या है s प्लस r बताइए। s कहाँ है ये रहा, r कहाँ है ये रहा, यानी x यानी 45 प्लस 36 इंटू में 4 144, 72 का डबल, 5 4 9 4 4 8 189। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सही है, आगे बढ़िए। कह रहे इट इज गिवन दैट ट्राइंगल एबीसी जो है सर्वांगसम है, कॉन्ग्रुएंट है PQR से। सर्वांगसम का मतलब सारी साइड्स की लंबाई बराबर, सिमिलर में तो एंगल बराबर होते हैं तो वो चीज तो है ही है, बाकी साइड की लेंथ भी बराबर। कह रहे AB की लंबाई 5 है, B जो है वो 40 है, B 40 है और A जो है वो 80 है। तो बताइए इनमें से कौन सा सही है। वो कह रहा है 5 5 5, कौन सी साइड 5 होगी भाई, AB 5 है तो PQ 5 होगी। PQ और PQ यानी ये दोनों करेक्ट हो सकते हैं। अब देख लो एंगल R यानी आखिरी वाला एंगल बराबर कह रहा है 60 डिग्री, 80 और 40 120, बिल्कुल भाई यही करेक्ट है। ये नहीं होगा 60, P 60 कैसे, P तो 80 होगा, तो ये करेक्ट है। इजी था। मतलब ऐसे सवालों में हड़बड़ी में बस गड़बड़ी हो सकती है, क्योंकि ऑप्शंस एक जैसे होते हैं। ऐसा नहीं ये किसी ने गलत नहीं किया हो और ये किसी को ना आता हो, ऐसा भी नहीं होगा। तो इन सवाल को गलत करना हम अफोर्ड नहीं कर सकते, इस बात पर मेन गौर करना है। ठीक भाई, हो जाती है गलती ऐसे, ये देखो गलती हो सकती है। क्यों, सारे ऑप्शन एक से दिख रहे हैं, 0 21 सब में दिख रहा है ना, तो एक्स वाई में वो गड़बड़ी ना हो जाए। कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ ये कट्स द कोऑर्डिनेट, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ये लाइन कहां कट करती है। ऑप्शन दे ही रखे हैं। एक्स एक्सिस को कह रहा है, अब यहां ऑप्शन दे दिए तो आप बताओ एक्स की वैल्यू मैं यहां पर पुट करूं तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, वाई तो 0 खत्म, तो यहां पर एक्स की वैल्यू +7 होगी, क्योंकि 7 7 ही दे रहा है तो हमें ये पता चलेगा +7। पॉजिटिव, बहुत अच्छी बात है, एक ही ऑप्शन दिया भाई +7, खत्म। और कुछ तो हो नहीं सकता, और कुछ देखने, या वाई से अगर जाते, वाई में 2 ऑप्शन में अटकते, फिर हम एक्स से देख रहे होते। ठीक, तो एक्स से वाई की तरफ ही हम बढ़ते हैं। आगे बढ़ी, यहां पर 47 ने करेक्ट किया, 47%। एवरेज टाइम कम है, यानी बच्चों ने बहुत जल्दी डिसाइड किया कि ये सवाल मेरे बस की नहीं है, कईयों ने, या उन्होंने बहुत जल्दी टिक कर दिया कि भाई यही करेक्ट है। देखो सवाल क्या कह रहा है, एक प्रिज्म और पिरामिड है जिनका बेस सेम है और हाइट सेम है, तो बताइए उनके वॉल्यूम का रेशियो क्या है, किसका, प्रिज्म पहले पिरामिड बाद में। याद रखना, जैसे 1 3 भी ऑप्शन में, 3 1 भी ऑप्शन में, 2 3 भी है, 3 2 भी है। तो जब उल्टे ऑप्शंस होते हैं, आपको दिख रहा है रेशियो में, तो क्रॉस चेक करो पूछा क्या है। प्रिज्म और पिरामिड मैंने आपको बताया, देखो प्रिज्म और पिरामिड इज जस्ट लाइक सिलेंडर और कोन। सिलेंडर, एक सिलेंडर में 3 कोन बन सकते हैं अगर बेस सेम है और हाइट सेम है। फॉर्मूले से समझ में आ रहा है ना, इसका एरिया, इसका वॉल्यूम क्या है πr²h, इसका क्या है 1/3 πr²h। इसका वॉल्यूम क्या होता है एरिया ऑफ द बेस इनटू में हाइट, इसका वॉल्यूम क्या होता है 1/3 एरिया ऑफ द बेस इनटू में हाइट। वही 3 वाला केस है। इस पर 1 2 बार सवाल ऐसे भी आया कि कितना पार्ट वेस्ट हो गया, कितना यूज कर पाए, तो वही 1/3 और 2/3 वाली चीज आनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रिज्म 3 पिरामिड 1, खत्म। स्टार्टिंग में प्रिज्म पिरामिड दे रहा है, एंड में वो पिरामिड प्रिज्म घुमा देता है, तो उस चीज का ध्यान देना है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, अगर रेडियस जो है सिलेंडर का इतना, हाइट इतना, बड़ा आसान है, πr²h, पाई की वैल्यू तो 314 डिवाइडेड बाई 100 कर दो, डेसिमल को हटाओ, रेडियस का स्क्वायर 10 इंटू में 10, हाइट कितनी 20। आप देख रहे हो ना, मैंने तो नहीं सेट किया पेपर, मेंस का ही है, इजी है, बस 2 से मल्टीप्लाई करना था, 628 के पीछे 0। मेन है जो सवाल इजी है वो गलत ना हो जाए। 17% ने करेक्ट किया, ये काफी कम है, 55 सेकंड लिए। ठीक है, देख लेते हैं। अ पर्सन कैन हिट अ टारगेट 5 टाइम्स आउट ऑफ 8 शॉट्स, प्रोबेबिलिटी का सवाल आ गया। उसने 10 शॉट फायर किए, तो बताइए प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो टारगेट को हिट कर जाएगा ट्वाइस। ठीक है, 2 बार हिट कर जाए, इसका मतलब क्या है, देखो हिट करना है 2 बार और मिस करना है 8 बार। ठीक है, तो कई सारे स्टूडेंट्स यहां पर क्या कर जाएंगे, बस हिट करने। देखो मैंने आपको बताया कि जब भी 2 चीजें या 3 चीजें एक साथ होती हैं तो वो मल्टीप्लीकेशन का साइन आता है। फ्रॉम परसेंटेज हम ये बात डिस्कस कर रहे हैं। और जब 2 चीजें
अलग अलग होती हैं तो अलग अलग होना है उन्हें, तो बीच में प्लस का साइन आता है। तो यहाँ पर 10 टाइम्स है, पहली बार शूट किया, दूसरी बार किया, तीसरी बार किया, तो उन 10 शॉट्स में से 2 शॉट हिट करने चाहिए और उसी 10 में से 8 मिस होने चाहिए। पहली बात तो ये, यानी इनकी प्रोबेबिलिटी पहले तो हेड और मिस की मल्टीप्लाई करो, तो हिट नॉट हेड, हिट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 5 बार हिट करता है 8 में से, तो हिट करने की प्रोबेबिलिटी है 5/8। 2 बार करना है तो इनटू में 5/8 हो गया। ऐसे ही मिस करने की प्रोबेबिलिटी, एक बार मिस करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/8। 8 बार मिस करना है तो इनटू में 3/8, इनटू में 3/8, तो मैं पावर 8 कर देता हूं। क्या ये ऑप्शन में है, होना चाहिए, है क्या? अगर आप यहां पे देखो सब में, ये मैं बता रहा स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से, मुझे तो पता है कि हाँ भाई यहां पर एक और आना चाहिए, बट एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से ये तो उसने सब में दे दिया। अगर वो केवल यही दे देता ना, यही केवल इतना देता, मतलब 5 का स्क्वायर अपॉन 8 की पावर 10, ये 8 की पावर 8, 10 कैसे होगा, ये 2 भी आ गया, और यहां आगे देता 25, वो दिया नहीं, तो ये परसेंटेज और कम हो जाता। तो यानी अब हमें आगे समझना ही पड़ेगा कि भाई इनमें से अब बचे हुए में से कौन सा आंसर है। वैसे अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हमने कुछ मिस किया है, ये छोटी छोटी बातें, 5 5 25, यानी मेरा ऑप्शन 25 से कटेगा। देखो ये मैंने जो बात आज आपको बताई थी सेशन में, लास्ट के 2 डिजिट, 25 मतलब लास्ट के 2 डिजिट, तो ये नहीं होगा आंसर, ये भी नहीं होगा, बट यहां फंस गए हम, इन दोनों में से कुछ टिक करना पड़ेगा। तो भी छोटी सी चीज से फिर कर दो अक्कड़ बक्कड़, सही होने की प्रोबेबिलिटी 50% तो आ गई, पहले 25% थी। वो छोड़ो, अब हम बात करते हैं यह गलती कहाँ रह गई, अब क्या चीज हमने मिस कर दी, हमने ये मिस किया, इसको हम लगातार लिख रहे हैं, इसका मतलब पता है क्या है, ये जो हमने लिखा ये किसकी प्रोबेबिलिटी है कि उसने 10 गोलियां चलाई, पहली 2 में तो हिट कर गया और आखिरी 8 मिस है, लगातार मिस होती जा रही। हमें सीक्वेंस को भी देखना है भाई कि किस, जैसे क्या क्या प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी तो हिट और मिस करने की है, साथ ही साथ कितने तरीके से वो हिट और मिस कर सकता है वो यहां पर और आएगा, जैसे पहले हिट किया फिर मिस मिस मिस, प्लस फिर अब ये देखो हिट सारी मिस, ठीक, फिर हिट मिस, फिर हिट, तो यहां पर ये प्रोबेबिलिटी फिर ऐड होंगी, सारी प्रोबेबिलिटी ऐड होगी। तो वही चीज, ये बाकी प्रोबेबिलिटी को हमने कॉमन ले लिया, फिर इन सब कितने ऐसे केस हैं उनको जोड़ लिया, फिर वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये कितनी बार कितनी तरीके से आप इसे अरेंज कर सकते हो वो निकालो कितना है, तो वो होगा 10c2। अब 10c2 मतलब 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कट जाता है, 9 इंटू 10 बचा, 9 इंटू 10/2, तो ये हो गया आपका 45, यानी 45 से यहां पर मल्टीप्लाई करना है किसको, ऊपर, तो यानी 45 इंटू में 25 और आएगा इसके साथ, कौन सा है, मल्टीप्लाई करना चाहते हो मल्टीप्लाई कर लो, नहीं तो हम इन दोनों ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, जब वो चीजें हमने सीखी अभी आज इस सेशन में, क्या फैक्टर, 45 के अंदर 9 दिख गया, प्री प्लान्ड तो सवाल नहीं है ना, 9 दिख गया, तो 5 और 2 7 8 9 ये हो सकता है, ये देख लो जरा, 7 8 9 ये नहीं है, खत्म। मल्टीप्लाई करने में दिक्कत कुछ नहीं है, बस वो रिवाइज करवा रहा हूं, जब इजी कैलकुलेशन है कर जाओ, लंबी होती तो ये यूज कर लेते, ठीक। आगे बढ़िए, 49% ने करेक्ट किया है, 39 सेकंड का एवरेज टाइम है। द मीडियन ऑफ अ सेट ऑफ 11 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन इज इतना, ईच ऑफ द लार्जेस्ट 5 ऑब्जर्वेशन ऑफ द सेट इज इंक्रीज बाय इतना, देन द मीडियन ऑफ द न्यू सेट, ठीक है। यहां पर कहां अटक गए होंगे, यहां पर लगा दिया होगा मेरे ख्याल से एवरेज वगैरह, ठीक है। सबसे पहले पता होना चाहिए मीडियन का मतलब क्या होता है, माध्यिका का मतलब क्या है, माध्यिका का मतलब एकदम बीच में, सवाल को भी देख लेंगे। तो हुआ क्या, जैसे मान लो मैंने कहा ये कुछ नंबर्स हैं, है ना, या ये कुछ लोग मैंने खड़े कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें बीच वाला कौन सा होगा, ये एकदम बीच में है। अब मैंने मैंने वेट के हिसाब से खड़े किए थे, है ना अब मैंने इसका वेट 8 kg बढ़ा दिया, इसका 8 बढ़ा दिया, इसका 8 बढ़ा दिया, इसका 8 बढ़ा दिया, मैंने कहा आप बताओ अगर हम इन्हें वेट के हिसाब से अरेंज करें तो बीच में कौन होगा, भाई ये तो ज्यों के त्यों रहे, इसके बाद ये आएगा हाइयर, और फिर ये तो इसके आने, इनके वेट में कितना भी बढ़ाते रहूं घटाते रहूं मेरा फर्क, अच्छा घटाने से तो फर्क पड़ जाएगा, लेकिन एक ही तरफ के अगर मैं घटा रहा हूं तो उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब मैं एक ही तरफ चेंज अगर कर रहा हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी ये वैसे का वैसे बीच में रहा ना, ये तो अभी भी बीच में रहा। तो बस वही ये चीज कह रहा है कि द मीडियन ऑफ अ सेट ऑफ 11 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन ये था, ये मीडियन था। फिर जो सबसे बड़े वाले 5 थे उनको मैंने और बड़ा कर दिया,
तो भी ये तो छोटा ही रहा ना इनसे, तो यही हमारा आंसर रहेगा। बच्चों ने क्या किया होगा, बोल दिया होगा सब में 3 बढ़ जाएंगे, तो इसने 3 गुना कर दिया, इसमें 3 बढ़ा दिया, इसमें 3 कम कर दिया। कईयों ने ये टिक कर दिया होगा क्योंकि ये एवरेज में होता है। अगर सारे नंबर को अच्छा, अगर यहां पर ये आ जाता कि सभी संख्याओं को 3 से बढ़ा दिया गया, अब तो लग सकता है कि हाँ सर अब तो ये सही हो जाएगा। अभी भी ये सही नहीं होगा, अभी भी यही सेम रहेगा कि हमारा मीडियन सेम रहता है। क्यों? क्योंकि भाई जो संख्या इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने अरेंज कर दी और उसमें ये बीच में, तो सबको 3 से बढ़ाऊंगा तो सब 3 बढ़ गए, तो ये अभी भी बीच में ही रहेगा। इसका आंसर क्या होगा, रिमेन्स द सेम। आगे बढ़ो। व्हाट इज द मोड? मोड तो सीधे इजी है, मोड मतलब जो सबसे ज्यादा बार है। तो 5 कितनी बार है? सबसे 3 तो एक ही बार है, 5 है आपका 2 बार, 1 2 3 4 5 बार 7 है, 7 ही है जो सबसे ज्यादा बार आता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये सेशन होता है एंड।